Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे अपन जनरल साइंस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कुछ क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। कल हमने या ये भी है कि पिछली क्लास में हमने सीखा कि किस प्रकार से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन मात्र 2 मिनट में निकाल सकते हैं। तो उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कुछ अपने पास प्रश्नों की सीरीज बनती है जो कि एग्जाम में आने वाले काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके रेलवे में एसएससी सीजीएल रीट फर्स्ट ग्रेड एनटीपीसी सब एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही मिलान बताइए। आपको इसमें सही मिलान बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो ये कह रहा है कि एक और दे रखे हैं आपको कक्षक और एक और दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपसे कह रहा है ये कि एस कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा इसमें इशारा कर दूं, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मतलब है मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी अधिकतम। यहाँ इलेक्ट्रॉन का मतलब अधिकतम। तो एस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ये कह रहा है ये, जबकि आप सब जानते हो एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसलिए ये क्या है? सही नहीं है। बात करते हैं अगले की, पी कक्षक में ये कह रहा है कि 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आपको पता है कि पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी क्या है? गलत है। बात करते हैं अपन ऐप की बात करें तो ऐप कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14 होते हैं। जबकि ये क्या कह रहा है कि 8 है, तो ये भी गलत है। लेकिन डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। और ये बता भी कितने रहा है? 10। तो ये क्या होगा? इसमें सही होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको सही मिलान बताना था। अगला क्वेश्चन है, कार्बन जो परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 6 है। इसलिए यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखना 2 2 4 6 10 नहीं हो सकता, तो ये गलत है। बात करें 2 2 4 4 8 गलत है। 3 और 2 5 और 2 7 ये भी गलत होगा। अब बात करें अपन इसकी तो 2 और 2 4 और 2 6, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? सही। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। अगला है जो हमने कल पढ़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो चेंज क्यों होता है? मतलब जो अपने सीक्वेंस में चलता है उस सीक्वेंस से ये क्या होता है? चेंज होता है। तो वो चेंज क्यों होता है? क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्रोमियम के अलावा कॉपर में भी चेंज होता है 29, जो उसका परमाणु क्रमांक है 29। तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो पहले चलो इसकी बात कर लेते हैं, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों बदलता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसमें n+l का नियम, जो कि क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, क्वांटम संख्याओं पर आधारित है। इसके कारण बिल्कुल गलत। पाउली का एक ही नियम था, पाउली का अपवर्जन नियम, उससे भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसमें ये 2 चीजें इनको ध्यान से समझना है, अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व के नियम से या फिर पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के नियम से। तो देखिए अर्धपूरित, आपको ये देखना है कि क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अर्धपूरित स्थायित्व का नियम होता है या पूर्ण पूरित स्थायित्व का नियम होता है। तो याद कीजिए क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपने पास आया क्या था? अपने पास एक्चुअली लास्ट में आया था 4s2 3d4। क्रोमियम के लास्ट में अपने पास आया था 4s2 3d4, जिसको हमने क्या किया था? यहां से इसमें से 1 हटा करके इसको दे दिया था, तो ये कन्वर्ट हो गया था इसमें 4s1 इसने दे दिया, तो इसके पास तो 2 में से 1 कम हो गया, 1 बचा और इसके पास 1 बढ़ गया।
तो ये हो गया था 3d5। और डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, तो उसका 10 का क्या हो गया? हाफ। तो अंतिम जो प्रभाग है, अंतिम प्रभाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आधी होगी, अर्धपूरी यानी आधा बढ़ जाएगा। वो टोटल 10 होते हैं तो आधा बढ़ जाएगा। और आधा बढ़, दो नियम है, अर्धपूरित स्थायित्व है और पूर्णपूरित स्थायित्व है। या तो 5 से स्थायित्व हो जाए या फिर पूरे 10 से हो जाए। बात कर रहा हूं किसकी? डी कक्षक की। सबके लिए नहीं, केवल डी कक्षक की बात कर रहा हूं कि अगर 5 है तो अर्धपूरित, 10 है तो पूर्णपूरित स्थायित्व का नियम लगेगा। तो यहाँ पर इसमें 5 आ जाता है, तो यहाँ पर कौन सा नियम प्रभावी होगा? यहाँ पर नियम प्रभावी होगा अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व का नियम। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो देखिए पहला देखते हैं, 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 1 19 और 10 29 हो जाते हैं। ठीक है, 29 हो गए। अब देखिए इसमें देखें तो 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 9 29। चलिए इसमें 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा, 29 नहीं हो रहे हैं। 2 और 2 4, चलो डी है इसमें कोई नहीं, डी ऑप्शन क्या है इनमें से? कोई नहीं। तो भैया ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें है। और इसकी बात करें तो ये तो वैसे 29 से कम हो रहा है। अपने पास ए और सी दो ऑप्शन बचते हैं जिनमें क्या हो रहा है? 29 हो रहा है। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कॉपर के इलेक्ट्रॉनों को शो करते हैं। यहाँ पे देखें अपन इस वाले में देखें तो इस वाले में देखो 4s2 3d9, 4s2 3d9, यानी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो ये डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10 आते हैं। डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एस कक्षक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ देखिए 4s1 और ये हो गया 10, यानी कि डी कक्षक का यहाँ पर कौन सा नियम हो जाएगा? पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व का नियम, पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। वास्तव में लिखना तो ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन पूरित कोणों के पूर्ण लिखा तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के नियम से लिखा ये जाए। पोटेशियम का लैटिन नाम। अगला क्वेश्चन देखिए अपन, तो है पोटेशियम का लैटिन नाम है। तो पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम, नेट्रियम, ओरम। तो आपको मैं बता दूं, नेट्रियम तो सोडियम का लैटिन नाम होता है, ओरम स्वर्ण का होता है, सोने का लैटिन नाम होता है। नन ऑफ देम यानी कोई नहीं, तो कैलियम। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए कैलियम, पोटेशियम का लैटिन नाम। फिर है सोडियम का लैटिन नाम, अभी बताया था। ओरम किसका है? गोल्ड का है। अर्जेंटम एजी, अर्जेंटम एजी चांदी का है। और नेट्रियम, नेट्रियम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम। और ये इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, तो नेट्रियम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 24 क्रोमियम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यानी 24 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है जिसमें अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व का नियम लगता है। तो देखिए 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 4 24, सही लग रहा है? 24 इलेक्ट्रॉन है। 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20, तो ये तो होगा नहीं। 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20, ये भी नहीं होगा। 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 1 19 और 5 24, तो ऑप्शन ए और डी में से कोई एक होगा। तो देखिए यहाँ पर अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व का नियम लगता है किसमें? क्रोमियम में। तो डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 और उसका अर्धपूरित का मतलब हो गया आधा 5। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ये है ए, ये तो हो जाएगा गलत क्योंकि उसमें आ रहा है 3d4, आना चाहिए 3d5, तो ये आ रहा है 3d5। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व के नियम से। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखते हैं इसके आगे की क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए एक बार।
क्वेश्चन नंबर 9 है डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। तो ऑप्शन 20 में हो जाएगा करेक्ट। एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो आपको पता होना चाहिए, एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, और 2 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये था अपना आज का जो चैप्टर था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित प्रश्नावली क्विज थी, जिसके बारे में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताई। 10 क्वेश्चन हमने किए हैं। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अपना अगला टॉपिक पढ़ें उससे पहले आपको बता दूं, जो भी एक्सरसाइज आपको टॉपिक के लास्ट में करवाई जा रही है, उन एक्सरसाइज को आपको बड़े ध्यान से देखना है, समझना है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन अपना। तो नया टॉपिक अपना, नए टॉपिक की ओर अपन अग्रसर होते हैं। अपना अगला टॉपिक है द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ क्या होता है? देखो, एक वस्तु जिसमें उसका द्रव्यमान भी हो और वो वस्तु स्थान भी घेरे। ध्यान से समझना मेरी बात। ऐसी वस्तु जो द्रव्यमान भी रखती हो और स्थान भी घेरती हो, तो उस वस्तु को अपन क्या बोलते हैं? उस वस्तु को अपन बोलते हैं द्रव्य या पदार्थ। समझ में बात? यानी वह वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान हो और वह स्थान भी घेरती हो, पैलेस ऑक्यूपाइड करती हो, पैलेस को ऑक्यूपाइड करती हो, और जो खुद क्या रखती हो? मास रखती हो, द्रव्यमान रखती हो। ऐसी वस्तु को अपन क्या बोलते हैं? द्रव्य या पदार्थ। अब देखिए, इस द्रव्य या पदार्थ में कई प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। इस द्रव्य या पदार्थ में कई प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स अलग अलग रूपों में होते हैं और गतिशील बने रहते हैं। चर्चा करेंगे आगे इसकी। इससे पहले देखिए आप कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको अपन द्रव्य या पदार्थ कह सकते हैं। तो देखिए, मेरे हाथ में जो आप मार्कर देख रहे हो, ये मार्कर भी क्या है? एक वस्तु है। अपन आसपास जो भी चीजें देखते हैं, जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, कलम, यहां तक कि अपना ये बोर्ड, ये सभी क्या है? द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। ठीक है। अब देखिए, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको अपन द्रव्य या पदार्थ नहीं कह सकते? तो उनमें देखो, अपनी पहली स्थिति आती है क्या? जैसे परछाई, जैसे परछाई, शैडो, परछाई होती है। परछाई को अपन द्रव्य या पदार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें मॉस नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। या फिर लाइट, या फिर लाइट, प्रकाश, ये भी अपन द्रव्य या पदार्थ के अंतर्गत नहीं मानेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा अपन लिख लेते हैं, क्या होता है। तो देखिए, द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु जो द्रव्यमान रखती हो और वह वस्तु जो द्रव्यमान रखती हो और स्थान भी घेरती हो,
यानी कि पहले इसको ऑक्यूपाइड करे, अधिकृत करे, स्थान को घेरे। वह वस्तु जो द्रव्यमान रखती हो और स्थान भी घेरती हो क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। तो ये तो हुई अपनी इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है। तो देखिए अपना जो मार्कर है, मार्कर आ सकता है, पेन आ सकता है, पुस्तक आ सकती है, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक या वाइट बोर्ड आ सकता है, टेबल आ सकती है, कुर्सी आ सकती है, यानी आदि। ये सभी क्या है? द्रव्य या पदार्थ के एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होते हैं? कई पार्टिकल्स होते हैं। द्रव्य या पदार्थ में कई प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं जो अपनी भूमिका अदा करते हैं। अब ये जो क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, इनकी चर्चा अपन करेंगे आगे। इसके आगे देखिए अपन पढ़ते हैं कि ये द्रव्यमान क्या होता है। हाँ, एक चीज इसमें ये बता दूं आपको, परछाई और ये लाइट जो पहले बता चुका हूं, इसी संदर्भ में लिख लो। परछाई, प्रकाश आदि को द्रव्य में शामिल नहीं करते हैं, आदि को द्रव्य में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए द्रव्यमान, इसमें एक शब्द आ रहा है द्रव्यमान। ये जो द्रव्यमान शब्द है, इस द्रव्यमान शब्द के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपन मास, MASS। क्या होता है द्रव्यमान? तो देखो, द्रव्यमान सब वस्तु में होता है। मैं हूं, मेरे अंदर भी द्रव्यमान है। आप हो, आपके अंदर भी द्रव्यमान है। आप यदि पृथ्वी पर हो तब भी आपका अंदर द्रव्यमान वही रहेगा, और यदि आप चांद पर हो तब भी आपका द्रव्यमान वही रहेगा। यानी द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, चाहे आप पृथ्वी पर हो, अंतरिक्ष में हो या अन्य किसी ग्रह पर हो, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। पहली बात तो ये, यानी ये कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। जो बदलता है वो बदलता है भार, और भार को जब भार कैसे निकालते हैं? जब उसको गुरुत्वीय त्वरण से अपन गुणा कर देते हैं, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? भार में। क्योंकि मेरे को पता है आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि सर कह रहे हैं कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, कहीं पर भी। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी पर जो भार है उसका 1/6 रह जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से 1/6 हो जाता है। यानी जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 kg है, तो चंद्रमा पर, ये तो अपने पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 1/6। तो 1/6 × 60 यानी कितना रह जाएगा? 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि द्रव्यमान अलग चीज है। ये जो है, ये क्या चीज है? ये है वेट। ये क्या है? वेट। इसमें गुरुत्वीय त्वरण शामिल होता है। मास को, द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करते हैं, m × g, तब जाकर के वो किसमें कन्वर्ट होता है? वेट में कन्वर्ट होता है। फिलहाल मैं बात करें किसके? द्रव्यमान की। हालांकि द्रव्यमान की जो मापक इकाई है वो भी क्या है? किलोग्राम ही है। द्रव्यमान की मापक इकाई भी किलोग्राम ही है। अब देखो, जो भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, द्रव्यमान को थोड़ा सा डिफाइन करें अपन। कोई भी वस्तु जिसमें ये कहें कि किसी भी, ऐसे लिख लो, किसी भी वस्तु में परमाणुओं की संख्या, किसी भी वस्तु में परमाणुओं की संख्या को
द्रव्यमान कहते हैं। ऐसा इसको समझ लो कि कोई भी वस्तु हो उसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स होगी, जो परमाणुओं की संख्या होगी, उसी को अपन क्या कह देंगे? द्रव्यमान। किसी भी वस्तु में क्या परमाणु की संख्या को क्या कह देंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान की मापक इकाई होती है, वो क्या होती है? किलोग्राम होती है। द्रव्यमान एक कांस्टेंट राशि है, द्रव्यमान नियत है, फिक्स है। इसका मान पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, अन्य किसी प्लेनेट पर, किसी भी ग्रह पर इसका मान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान का मान हमेशा फिक्स रहता है। अब बात करते हैं अपन, चर्चा करते हैं अपन शुरू से उन पार्टिकल्स की। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? देखो, तो वह वस्तु जो द्रव्यमान रखती हो और स्थान भी घेरती हो, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। अब देखो, जो वस्तु स्थान घेरती है तो इसका मतलब उसका आयतन भी होगा। जो वस्तु स्थान घेरती है तो इसका मतलब है उसका आयतन भी होगा। और अगर आयतन है और द्रव्यमान है तो ये सीधी सी बात है कि उसका घनत्व भी होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई वस्तु है, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं मैं, यदि कोई वस्तु है, वो वस्तु द्रव्यमान रखती है और वो वस्तु स्थान भी घेरती है। कोई वस्तु है जो द्रव्यमान भी रखती है और स्थान भी घेरती है। अगर वो वस्तु द्रव्यमान रखती है, स्थान घेरती है, तो ये कन्फर्म है कि उसका आयतन भी होगा। ये भी कन्फर्म है कि उसका आयतन भी होगा। और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है, स्थान घेरती है और आयतन है, तो द्रव्यमान और आयतन किसी वस्तु का है। स्थान घेरती है, इससे क्या कन्फर्म हुआ? स्थान घेरती है, इससे कन्फर्म हुआ कि उसका आयतन भी है। तो द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान और आयतन से एक संबंध निकलता है किसका? घनत्व का। किसका? घनत्व का, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं डेस्टिनी। अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं? डेस्टिनी घनत्व है। तो इसको स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। तो घनत्व क्या होगा? तो मैं यहाँ पर कहता हूँ घनत्व डी इक्वल क्या कह सकता हूँ? देखो, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में आयतन का भाग दे दो। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में आयतन का भाग देने से किसकी कैलकुलेशन हो जाती है? घनत्व की कैलकुलेशन हो जाती है। तो यहाँ पर द्रव्य और पदार्थ से हमने एक चीज और सीखी, क्या? कि जो वस्तु है जिसको, जो द्रव्यमान रखती है, स्थान घेरती है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? द्रव्य कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। तो ऐसी वस्तु जो द्रव्यमान रखती है, स्थान भी घेरती है, क्या कहलाती है? द्रव्य या पदार्थ। और अगर स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है तो उसका आयतन भी निश्चित रूप से होगा। और आयतन है तो आयतन और द्रव्यमान होने के कारण, देखो, द्रव्यमान और स्थान घेरती, इसकी वजह से आयतन है, और आयतन और द्रव्यमान के कारण उसका डेस्टिनी घनत्व भी होगा। तो घनत्व इक्वल होगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस प्रकार अपन उसके घनत्व को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं किसकी? किसकी चर्चा करते हैं? अब अपन चर्चा करते हैं उन पार्टिकल्स की। क्या होते हैं वो देखो। तो द्रव्य या पदार्थ होते हैं, उसमें कई प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। तो उन पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं होती है? तो देखो, पार्टिकल्स की विशेषताएं, पार्टिकल्स यानी अपन कण भी बोल सकते हैं इनको। उन पार्टिकल्स या कणों की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता, वे सदैव गतिशील रहते हैं। वे सदैव गतिशील रहते हैं। वे सदैव गतिशील रहते हैं। दूसरा, उनके मध्य खाली जगह होती है। उनके मध्य खाली जगह होती है। तो देखिए, एक तो जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वे सदैव क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, यानी कि हमेशा गति करते रहते हैं। उनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे कि वो उसके फलस्वरूप हमेशा गति करते रहते हैं। और उनके मध्य, उन कणों के मध्य, उन पार्टिकल्स के मध्य क्या पाए जाते हैं? खाली जगह पाई जाती है। साथ ही देखो, इनके मध्य
अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। और ये आकर्षण किस वजह से होता है? आणविक बल के कारण। यह आकर्षण किसकी वजह से होता है? आणविक बल के कारण। ध्यान से समझना, इनके मध्य, इन पार्टिकल्स, इन कणों के मध्य क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। और यह आकर्षण किस वजह से होता है? यह आकर्षण होता है आणविक बल के कारण। ठीक है, अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं किसकी? मैं थोड़ा सा इसमें आपको समझाता हूं कि एक एग्जांपल समझाता हूं कि इसमें किस प्रकार से गतिशील होते हैं। तो देखो, किस प्रकार से ये गतिशील रहते हैं। आप मान लीजिए एक गिलास लीजिए, हम एक गिलास लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये मैंने कोई गिलास लिया, ठीक है। अब इस गिलास में अपन जल भर देते हैं, इस गिलास में अपन जल भर देते हैं, ये लीजिए। ये इस गिलास में जल भर देते हैं और कुछ समय तक वेट करते हैं कि ये जो जल है ये क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। कुछ समय तक अपन क्या करते हैं? वेट करते हैं कि ये जल क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, इंतजार करते हैं। तो कुछ समय बाद में ये जल क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। फिर अपन क्या करते हैं? स्याही लेते हैं, इंक लेते हैं और उस इंक को इसमें धीरे धीरे डालते हैं। उस इंक को इसमें धीरे धीरे इस प्रकार से डालते हैं। तो अपन कुछ समय बाद में क्या देखेंगे कि जो इंक है, वो स्याही है, वो पूरी तरह से इस पानी की गिलास में डिजोल्व हो चुकी है, घुल चुकी है। कुछ समय बाद में हम देखेंगे कि जो इंक है वो इंक इस पूरे गिलास में पूरी तरह से घुल चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले से उसमें क्या था? पानी था। फिर हमने उसमें क्या डाली? स्याही डाली। और जो पार्टिकल्स थे उनमें क्या थी? गति थी। और उस गति के फलस्वरूप क्या हुआ? वो धीरे धीरे उसमें स्याही पूरी तरह से मिल गई। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, टेम्परेचर का इफेक्ट भी इन पे होता है कि अगर जो भी अपनी वस्तु है, वो क्या, कोई भी वस्तु है, वो क्या है, कोई भी पदार्थ है, वो गर्म है, तो उसमें कोई वस्तु अपन मिलाएंगे तो वो जल्दी घुलेगी। और यदि वो अपेक्षाकृत ठंडी है तो उसमें कम समय लगेगा। देखिए, आप देखिए, आप ठंडे पानी में चीनी को मिलाइए, ठंडे पानी में चीनी को मिलाने पर उसमें समय ज्यादा लगता है। लेकिन आप गर्म पानी में चीनी को मिलाइए, गर्म पानी में चीनी अपेक्षाकृत ठंडे पानी की तुलना में जल्दी घुल जाएगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है कि पदार्थ में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। ये इससे स्पष्ट होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में अपन चर्चा करेंगे इससे आगे, और इससे आगे क्या चर्चा करेंगे थोड़ा सा बता देता हूं मैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि द स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ को अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं? मैटर। जो द्रव्य होता है ना, द्रव्य को अपन अंग्रेजी में कहते हैं मैटर या पदार्थ। तो क्या होगा? द स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, क्या क्या उनमें विशेषताएं होती है, ये सब कुछ जानेंगे अपन बड़े विस्तार से और बड़े ही इंजॉय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.